बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 का नेम है जी फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। इसका फर्स्ट टॉपिक 8.1 पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो कि एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट इस टॉपिक का कुछ इस तरह से लेते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें यह बात हमने प्रूव की थी कि लाइट हैज वेव नेचर। लेकिन यह बात प्रूफ नहीं हुई थी कि लाइट वेव्स लॉन्गिट्यूडनल हैं या ट्रांसवर्स। तो यहीं पे एक और फिनोमिना है पोलराइजेशन, जो कि प्रूफ करता है या कह लें कि शो करता है कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। तो ये आपका पहला एमसीक्यू बन जाएगा इंपॉर्टेंट। तो मेरे साथ साथ बेटे चीजें सारी नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। ट्रांसवर्स, अब ट्रांसफर वेव्स के बारे में आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं। मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसफर वेव्स का डिफरेंस आपको बताया था, और वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये सारी चीजें पीछे पढ़ा के आ रहा हूं। आपकी बुक के सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखें ना, तो बुक एग्जांपल दे रही है ट्रांसफर वेव्स के लिए कि आप एक स्ट्रिंग लें और उस स्ट्रिंग को इस तरह से जर्क करें, ठीक है। तो जैसे जर्क करेंगे देखेंगे उसके अंदर इस तरह से एक वेव प्रोड्यूस होगी। बेसिकली पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है। सारा कॉन्सेप्ट पीछे क्लियर कर चुका हूं, यहाँ पे दोबारा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको पता है। बस ये याद रखें कि ऐसी वेव्स जो पाथ के परपेंडिकुलर ट्रैवल करें उन्हें हम ट्रांसफर वेव्स, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, पाथ के पैरेलल मूव करती है, ठीक है ना। तो आपकी बुक की ये दो डायग्राम यहाँ पे शो की गई है, ए एंड बी, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाथ के परपेंडिकुलर वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो इसको ट्रांसफर वेव्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास वर्टिकल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखें तो ये वेव भी क्या कर रही है, पाथ के परपेंडिकुलर ट्रैवल। तो इस तरह से आपने ट्रांसफर वेव को याद रखना है, ठीक है जी। तो यहां से एमसीक्यू आपको क्या मिला कि भाई ट्रांसफर वेव्स की पोलराइजेशन होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की पोलराइजेशन नहीं होती। ये पक्का एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा, नोट कर ले। क्लियर है यहां तक, ये चीज क्लियर होगी ना। अब आ जाए, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हम लाइट को पोलराइज करना चाह रहे हैं। लाइट की डायरेक्शन होती है हर तरफ। पोलर का मतलब यही होता है एक तरफा, एक तरफ, किसी एक तरफ। तो अब ऑर्डिनरी लाइट की जब हम बात करते हैं, मतलब सन की लाइट ले लें, बल्ब की लाइट ले लें, सही है, उसकी डायरेक्शन हर तरफ होती है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट। हम चाह रहे हैं इसको पोलराइज करना, मतलब ये जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस हैं इनको हम एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्फाइंड करना चाह रहे हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके आना चाह रहे हैं। तो जब ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हम कहेंगे लाइट पोलराइज हो गई है। ये हमारा टारगेट है, ठीक है जी। तो फिर स्टार्ट बेटे इस तरह से लेते हैं कि यहां से कि हमारे पास पहले ऑर्डिनरी लाइट की हम बात करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब अनपोलराइज्ड लाइट। तो उसके लिए आप एग्जांपल ले लें बल्ब की। अब बल्ब जैसे ही रोशन होगा तो इसकी डायरेक्शन लाइट की हर तरफ होगी 3D में। 3D का मतलब आसान ये है कि एक बंद कमरा, अंधेरा है सारा, उसके अंदर आप एक बल्ब को रोशन करें, देखेंगे कि लाइट हर तरफ फैल जाएगी। तो ये 3D है। तो इसी तरह से यहाँ पे इस 3D को समझिएगा कि भाई जो लाइट यहाँ से एमिट होगी उसकी डायरेक्शन हर तरफ होगी। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी लाइट है। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डायरेक्शन सारी शो कर दी है। अभी यहाँ पे भी होंगी और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन कुछ यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि भाई अनपोलराइज्ड लाइट की जो डायरेक्शन है वो हर तरफ होती है। क्लियर। अब हम जो आगे लेके चलेंगे ना ऑर्डिनरी लाइट को, वो सिर्फ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से बनाएंगे। अब ये भी तो एक डायरेक्शन से ज्यादा डायरेक्शन है ना, दो हैं, तो हम दो को एक बनाएंगे तो वो पोलराइज बन जाएगा, ठीक है ना। अभी ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। बजाय इसके कि आप बहुत सारी डायरेक्शन शो करें, वो जरा मुश्किल हो जाता है। आप सिर्फ ये याद रखें कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग का डायरेक्शन सेट कर लें, तो ये भी आपके पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट के एग्जांपल है। यानी कि इसी को लेके चलेंगे और इसको एक डायरेक्शन में लेके आएंगे तो वो पोलराइज बन जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। बजाय इसके कि आप बहुत सारी डायरेक्शन शो करें। अब डियर एक चीज यहाँ पे और नोट करें, देखें एक एक चीज हम क्लियर करेंगे क्योंकि आपका पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा। ये जो लाइट एमिट हुई है इसके पीछे की कहानी आपको थोड़ा सा बताते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। कि जो लाइट एमिट हुई है ये किस तरह से हुई है। तो आपने याद रखना है बेटे, एटम, हर एक चीज की कहानी ना कहीं एटम से ही स्टार्ट होती है। ये बात जहन में रखें, ठीक है। एटम में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हायर एनर्जी स्टेट है। याद रखिएगा, जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। नोट कर लेंगे क्योंकि उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं से एनर्जी लेगा। कहां से लेता है ये अलग बात है। अभी फिलहाल ये याद रखें, जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी होगी तो बेचारा जंप कर पाएगा ना, सही है। लेकिन जब हायर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं
फिर वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिलीज करता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये हायर एनर्जी स्टेट बना लेता हूँ, ये लोअर एनर्जी स्टेट समझाने के लिए बना लेता हूँ। अब देखें लोअर से हायर तक आया, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, तो ये लोअर से हायर की तरफ ये चला गया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब यहाँ पे पहुँच गया हायर एनर्जी स्टेट में। याद रखिएगा जब हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, फिर थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद वो लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ क्या करता है बेटे, जंप करता है, खुद ब खुद करता है। अब जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जंप करेगा तो फिर यहाँ पे क्या करेगा बेटे, फोटॉन्स एमिट करेगा, या कह ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। फोटॉन का मतलब लाइट ही होता है ना। तो यहाँ पे जब एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप करेगा खुद ब खुद, तो फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब फोटॉन्स एमिट करेगा। और फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू h न्यू या HF भी कह सकते हो, ठीक है। तो यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडिएशन जिनको फोटॉन कह रहे हैं, यही हमारे पास यही लाइट है। जो हम कह रहे हैं ना कि बल्ब रोशन होगा, लाइट एमिट होगी, लाइट की डायरेक्शन हर तरफ होगी, ये जो लाइट एमिट हुई है ना वो इस तरह से हुई है। ये है उसके पीछे की कहानी कि जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, मतलब कि फोटॉन एमिट करेगा, लाइट एमिट करेगा। ये वही लाइट है। क्लियर जी, यहां तक पता चल गया। अब इसी अनपोलराइज्ड लाइट को हम यहां पे डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कहता है इन ऑर्डिनरी लाइट द वेक्टर फील्ड्स आर वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड द लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। देख रहे हैं ना, ऑर्डिनरी लाइट में लाइट की डायरेक्शन हर तरफ है, तो इसी को हम ऑर्डिनरी लाइट बोलेंगे और यहां पे इस तरह से आप डिफाइन कर देंगे। क्लियर। अब हम इसी ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे उसके लिए डायरेक्शंस याद रखिएगा कि हम इस ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस को कन्फाइंड करेंगे इनटू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, या कह लें कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके आएंगे, तो वो हमारे पास लाइट क्या कहलाएगी, पोलराइज। ठीक है। अब उसके लिए क्या तरीकाकार है, बुक आगे यूज करेगी, अभी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अ बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल वाइब्रेशंस आर कन्फाइंड, कांस्टेंट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, सही है, टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में अगर ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस कन्फाइंड हो गई हैं तो हम कहेंगे लाइट पोलराइज हो गई है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपके पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। तो अगर आप ये ऊपर वाली लाइन नहीं लिखना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको अच्छी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन बना दी है। आपकी बुक अगर यहाँ पे देखें ना, आप ये देखें यहाँ पे इस पैराग्राफ में अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट, इन दोनों की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें उसने सिंपल क्या कहा है कि ऑन द अदर हैंड इफ द वाइब्रेशंस आर कन्फाइंड ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। तो आपकी मर्जी है यहाँ से लिखें कि वाइब्रेशंस आर कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या ओनली इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है। तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, जिस तरह से मर्जी अपनी वर्डिंग थोड़ी ऊपर नीचे करें, आप कर सकते हैं, इजाजत है आपको। नंबर नहीं करते, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बस बात ठीक लिखी हुई हो। क्लियर ना। अब वो चीजें नहीं चलेंगी 9th वाली के जो बुक की लाइन है वही लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। भाई आप अपनी वर्डिंग बना सकते हो, और थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश गलत भी हो जाए ना, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। हाँ, इंग्लिश में छोटी सी भी गलती ना हो, यहाँ पे आपका चल जाता है। तो ये आपके पास पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन होगी। क्लियर है जी। यहाँ तक चीजें देखें, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ जिस तरह से, वैसे ही तैयार करते जाए। यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं पोलराइजेशन की, कि सिंपल पोलराइजेशन क्या है। तो उसके लिए बेटा यहाँ से देखिएगा, पोलराइजेशन इज द प्रोसेस of which electric and magnetic vibrations of light waves are restricted to a single plane of vibration। वही बात है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है। अब उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो लाइट वेव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, कन्फाइंड हो जाएंगी टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन कहलाएगा। अभी ये आपको करके दिखाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर है ना। अभी हम आपको समझाते हैं, और ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे पोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच, ये शुरू वाली नहीं करनी, ये आसान है। पोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऑफ द लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है जी। और फिर आगे एक एमसीक्यू है, वो बाद में बताता हूं, पहले इस बात को जरा समझ लेते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जैसे ही वर्ड यूज होगा तो इसको पहले समझेंगे कि किस तरह से वाइब्रेट करता है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ।
सही है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, मैग्नेटिक से मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, सही है। दोनों के बारे में आपको पता है पढ़ा। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हम ले रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द पाथ, सही है। इस पाथ के अलॉन्ग हमारी वेव क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। अभी मैंने क्या बताया है कि जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे बनाई है और ये बनाएंगे आप डायग्राम लाजमी। तो अब बेटे यहाँ पे देखें, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लेंगे और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे। तो अब ये दोनों आपस में देखें क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको पता है ना थ्री प्लेन की जब हम बात करते हैं तो वो थ्री प्लेन एक्चुअल में तो ऐसे ही होता है, ये ऐसे, लेकिन जब यही चीज आप बोर्ड पे ड्रा करेंगे तो ड्रा होगी नहीं, क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रा हो ही नहीं सकती। ये जो बी है ये यहाँ पे ऐसे ड्रा हो सकता है, नहीं ना, कि मैं कहूँ लाइन यहाँ पे ड्रा हो जाएगी, नहीं ना, उसको फिर ऐसे सुला दिया कि भाई आराम कर। एक्चुअल में ये चीज ऐसे है, ये ऐसे, ये देखें, ये ई आ गया, ये पाथ की डायरेक्शन, और ये आपका क्या आ गया, बी आ गया। तो इसका मतलब तीनों के बिटवीन एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। ये बात जहन में रखिएगा कि ई का बी के साथ एंगल 90, बी का इस डायरेक्शन ऑफ द पाथ के एंगल भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और इस ई का इस पाथ के एंगल भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो अब बेटे अगली बात स्टार्ट करते हैं कि जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे चार्ज जो है ना वो वाइब्रेट करेगा, उस चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज मूव करता है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली चार्ज की वाइब्रेशन हो रही है, ये जहन में रखिएगा। तो चार्ज की वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो फिर हम यही बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेट करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अभी ये बात आगे चल के आगे आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत क्लियर करेंगे, मतलब अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी याद रख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेट करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर इस मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेट करने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेट करने से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर इसके वाइब्रेट करने से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेट करने से ये वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस तरह से ये गेम चलती है एक्चुअल में, और इसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से आगे आने वाले चैप्टर के अंदर आपको डिटेल में भी समझाऊंगा कि चार्ज किस तरह से ऑसिलेट करता है और किस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करके प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका प्रूफ भी करवाऊंगा मैथमेटिकली, लेकिन अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल ये याद रखें कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये इस पाथ के क्या है, परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है। देख रहे हैं ना बेटे, ये रेड वाला ग्राफ देखें, ये इस ब्लैक वाले पाथ के आपको परपेंडिकुलर लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। और इसी तरह से ब्लू वाले को देखें, वो भी क्या है, परपेंडिकुलर। और रेड और ब्लू दोनों को देखें तो रेड वाला ऐसे है, ऐसा ग्राफ जा रहा है, ये वेव है परपेंडिकुलर पाथ के, और जो ब्लू वाली है वो ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब रेड और ब्लू भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पाथ के क्या है, परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है बेटे, 90 डिग्री। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लो जी, ये बात भी क्लियर हो गई कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करके वो बेटे क्या करेंगे, शाबाश बताएं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, इसमें देखें डायरेक्शंस क्या हैं, दो, ई के अलॉन्ग, बी के अलॉन्ग, देख रहे हैं ना, दो डायरेक्शंस हैं। हम चाह रहे हैं, ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट होगी ना, तो हम चाह रहे हैं इसको पोलराइज करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, जिसमें से आपकी बुक ने यहाँ पे वो 3 मेथड शो किए हुए, हम एक यूज करेंगे, बुक भी एक यूज कर रही है। तो अब हमने इसी लाइट को पोलराइज करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देखिएगा, हाउ कैन अनपोलराइज्ड लाइट बी अपोलराइज्ड, कि अनपोलराइज्ड को हम पोलराइज्ड कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एन अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी मेड पोलराइज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। 3 मेथड्स आपकी बुक बता रही है बेटे कि हम इन 3 मेथड्स के थ्रू अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है कि आप पोलराइजिंग फिल्टर यूज कर लें। नंबर 2 पे क्या है बेटे, पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर आप यूज कर लें। और तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है, कोई ऑप्टिकल क्रिस्टल या मटेरियल का यूज करें, डाइकोरिक मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। तो हमारी बुक ना पहला मेथड लेके चलेगी। तो इस मेथड से यानी कि हम एक पोलराइजिंग फिल्टर यूज करके लाइट अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज बनाएंगे। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है ना, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अब हम इसी को पोलराइज बनाएंगे। क्या करेंगे, तो ये देखें, सिंपल बेटे, आप इसके आगे ना यहां पे लेट करो, यहां पे ना हमने
एक पोलराइजिंग फिल्टर यूज कर दें मैं, ठीक है। ये सपोज कर रहा हूं कि आपके पास एक पोलराइजिंग फिल्टर है। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके अंदर देखें दो डायरेक्शंस आ रही है, एक बी की है और एक ई की, ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन जा रही है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पोलराइजिंग फिल्टर में से पास करेंगी, तो पास करने के बाद आगे जो आपको रिजल्ट दिखेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिजल्ट दिखेगा। ये यहां तक रेड पहुंच गई ना, ये रेड आगे जा रही है, ये वाला रिजल्ट दिखेगा। इसका मतलब इसमें देखें सिर्फ एक डायरेक्शन आ रही है और वो क्या है, वर्टिकल। बाकी जो आपके पास ब्लू वाली डायरेक्शन थी वो खत्म हो चुकी है, उसको इसने क्या कर दिया बेटे, ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि इस फिल्टर के अंदर जो एक्सिस था ना वो वर्टिकल था। ये देख रहे हो, अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपने फिल्टर यूज किया उसके अंदर जो एक्सिस था वो वर्टिकल था। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई, मतलब ऑर्डिनरी लाइट आई, उसमें देखें जो वाई एक्सिस के अलोंग जिन लाइट की डायरेक्शन होगी ना, वो तो सारी ये पास हो जाएगी, ये पास कर देगा। लेकिन जो उस वर्टिकल एक्सिस के अलावा सारी डायरेक्शंस होगी लाइट की, वो उनको क्या कर देगा, ये फिल्टर ब्लॉक कर देगा, आगे जाने नहीं देगा। तो अब देखें आप, वो सारी की सारी जो लाइट इस फिल्टर के बाद आपको शो हो रही है, उसके अंदर एक ही डायरेक्शन आ रही है और वो क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो डायरेक्शन अगर एक हो गई है, स्पेसिफिक हो गई है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब ये लाइट क्या है, पोलराइज्ड। तो इस तरह से हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करते हैं। क्लियर? अब यही चीज ना आपकी बुक फिर अगले डायग्राम में आपको बता रही है, समझा रही है, तो वो भी देख लेते हैं कि देखें हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है, यानी कि कोई बल्ब है, सन हो सकता है, उससे जो लाइट एमिट हो रही है उसकी डायरेक्शन हर तरफ है, तो हम इसे कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। तो उसके लिए फिर सारी डायरेक्शन को लेने की बजाय आप सिर्फ दो डायरेक्शन ले लें, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस। अभी भी ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो अब डियरेक्शंस इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोलराइज्ड फिल्टर यूज करेंगे, कि मतलब पहला मेथड, जो चीज मैंने यहाँ पे समझाई है वही यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने पोलराइज्ड फिल्टर यूज किया, उसके अंदर एक्सिस देखें, एक्सिस कैसा है, वर्टिकल। तो अगर इस फिल्टर का एक्सिस वर्टिकल है तो फिर याद रखिएगा जब ये वाली लाइट इसमें से पास करेगी तो जो डायरेक्शन वर्टिकल है ना वो तो पास हो जाएगी, ये उसको फिल्टर पास कर देगा। लेकिन इसके अलावा जो ऑल डायरेक्शंस होंगी बाकी उन सारों को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो अब देखें जो इस फिल्टर से पास होने के बाद आपको लाइट मिली है उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये लाइट क्या है, पोलराइज्ड। इस तरह से बस सिंपल प्रोसेस था, ठीक है जी। क्लियर है? चलें अब डायरेक्शंस यहां पे भी आप याद रखिएगा कि ये जो आपके पास है ना, ये वाली रेड वाली लाइन, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ रे को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा जी, अब यहां से ना एक छोटा सा एमसीक्यू क्लियर करते हैं, और वो बुक का ये वाला आखिरी लाइन, बुक नहीं छोड़नी, यहाँ पे ये जो आखिरी बात की जा रही है ना, ये मैंने एमसीक्यू बना दिया ताकि आपको याद रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इनमें से कौन सी वेव जो है ना वो पोलराइज नहीं हो सकती। रेडियो वेव्स, रेडियो तो हो सकती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद साउंड वेव्स, लाइट वेव्स। अब लाइट वेव्स की अगर हम बात करें तो अभी तो पढ़ा रहा हूं, ये लाइट को हमने पोलराइज कर तो दी है, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद साउंड वेव पे अगर हम गौर करें तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की पोलराइजेशन नहीं होती, ये शुरू में ही बता दी है। तो यही बात आप बुक के अंदर देखें तो ये एंड पे लिखी गई है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसने कहा ना कैन नॉट बी पोलराइज्ड, तो आप बी वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे बेटा। लो जी, नेक्स्ट आपके पास जो है ना बेटे वो है टॉपिक, आप चाहें तो यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने करके दी है ना पोलराइजेशन की, इसकी बजाय आप ये वाली बॉक्स वाली भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, इससे चीज़ें समझ भी आ जाती हैं। क्लियर? ले जी, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। तो पहली जो टाइप है, 3 टाइप्स हैं, लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन और इलिप्टिकल पोलराइजेशन। यहाँ से शॉर्ट और एमसीक्यू पक्का आएगा। तो पहले नंबर पे देखते हैं लीनियर पोलराइजेशन। तो जो चीज यहां पे समझाई है ना वही चीज वहां पे आएगी, रिजल्ट सिर्फ लिखना है। देखो पहले इस तरह से सेटअप बनाया, फिर आगे पोलराइजेशन फिल्टर यूज किया, फिल्टर यूज करने के बाद आपने देखा कि उसका एक्सिस क्या था, वाई। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होगी वो पास हो जाएगी वेव, बाकी सारी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अब जो रिजल्ट आगे मिलेगा ना वही रिजल्ट आपने यहां पे शो कर देना है। बात समझ रहे हैं? देखें ये आपके पास क्या आ गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है, जी एक्सिस। मतलब 3 प्लेन के अंदर, 3D के अंदर, स्पेस के अंदर आपने ये चीज शो करनी है ना। तो फिर इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास डायरेक्शन ऑफ द पाथ, और उसके बाद ये जो वाई एक्सिस है इसके अलॉन्ग देखें आप इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन आपको यहाँ पे आगे मिली है ना फिल्टर में पास होने के बाद।
सही है। पहले तो ऑर्डिनरी लाइट थी, तो जब ऑर्डिनरी लाइट आप इस फिल्टर पोलराइजिंग फिल्टर में से पास करवाएंगे तो जो इसका एक्सिस होगा उसी एक्सिस के अलॉन्ग जो लाइट की डायरेक्शन होगी वो पास हो जाएगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे देखा जो हमारे पास ये ए की डायरेक्शन थी ना, ये वाली, वो पास हुई है आगे। तो जो पास हुई है उसी चीज को दोबारा यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये आपके पास लीनियर पोलराइजेशन होगी। अब ये कैसी पोलराइजेशन है, लीनियर पोलराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। देखो ना यहाँ पे मैंने वाई ड्रा किया हुआ है, तो ये वाई के विद रिस्पेक्ट क्या है बेटे, लीनियर पोलराइजेशन। तो यहां पे लिख दें लीनियर पोलराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये पूछ सकता है ना एमसीक्यूज में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं यहां पे ये देखें, ये यहां पे ड्रा करना चाहूं, यहां पे अब मेरे पास ये डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है, ये देखें, ये मैं अलग से बता रहा हूं। सिर्फ ब्लू वाली, रेड वाली को हटा दें, रेड वाली को हटा दें, सिर्फ अगर मैं ब्लू वाली को ड्रा करूं इसी के अंदर, इसी प्लेन के अंदर, तो फिर आप देखें कि ये हमारे पास क्या होगी, सिर्फ लीनियर पोलराइजेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू द जी एक्सिस। देखो ना जी के मिड से स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप लिख देंगे यहां पे, अलग अलग बनाएंगे दोनों डायग्राम, लीनियर पोलराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस, ठीक है। इस तरह से ये अलग बनाएंगे, ये अलग बनाएंगे। तो जिस तरह से मर्जी वो आपसे पूछे आप इस तरह से डायग्राम बना के बता सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक दे रही है वो है सन ग्लासेस की। अब यहाँ पे नोट करें, बच्चे कहेंगे सर जी सन ग्लासेस के बाद तो हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ऐनक लगाने के बाद, लेकिन डिस्टेंस याद रखिएगा जब आप पोलराइजिंग फिल्टर यूज़ करते हैं ना तो हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि सारी लाइट ख़त्म हो जाए और आपको सारा अंधेरा नज़र आए, नहीं। बेसिकली जो आगे लाइट गई है ना, इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है। थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा लेकिन आंखों को ऐसे ठंडक ठंडक फील होगी, इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है। जब आप कोई अपना पोलराइजिंग फिल्टर यूज करते हो या कोई डायकोरिक मटेरियल यूज करते हो, कोई शीट यूज करते हो, तो बेसिकली वो क्या करती है, उसके लाइट उसमें से पास होने के बाद उस लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप कहते हैं लाइट पोलराइज हो गई है। ये बात जहन में रखिएगा, ये ना हो कि आप शीट लें या ऐनक पहने उसके बाद देखें यार मुझे तो हर चीज नजर आ रही है, सर ने तो कहा था कि लाइट ग्लासेस, सन ग्लासेस जो है ना ये पोलराइज की एग्जाम्पल है, यानी कि लीनियर पोलराइजेशन की, तो लाइट तो ब्लॉक हुई नहीं है, हमें तो सारी चीजें नजर आ रही हैं। भाई पहले आप देखें ऐसे बाहर निकल के धूप में आपको ऐसा लाइट चुभेगी, बहुत ज्यादा लाइट है, तकलीफ हो रही है आपकी आंखों को, है ना। जब आप सन ग्लासेस यूज करते हैं तो ऐसे ठंडक ठंडक फील होती है, यार हाँ आप सुकून आ गया। वो बेसिकली क्या हुआ है, लाइट की पोलराइजेशन, कि उस शीट पे जब लाइट पड़ी है तो उसके बाद जो उसका एक्सिस था उसके अलॉन्ग जो लाइट की डायरेक्शन थी वो पास हो रही है, जो बाकी थी वो सारी ब्लॉक हो गई है, तो पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि लाइट पोलराइज हो गई है। लेकिन जी आप सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, सॉरी टाइप, और वो है सर्कुलर पोलराइजेशन। अबे जी सेकंड टाइप सर्कुलर पोलराइजेशन। तो इस डायग्राम को देख के घबरा नहीं जाना, बहुत ही आसान डायग्राम है। अगर ये अलग से शॉर्ट में आ जाता है तो ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है, नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर नहीं कटते। आप ये थ्योरी ऐड करेंगे, एग्जांपल मेंशन करेंगे, और यहाँ पे इसी के अंदर आपको एक दो एमसीक्यू बताऊंगा, ये जहन में रख लें, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी फर्स्ट टाइप क्या थी, लीनियर पोलराइजेशन, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम भी बना के दी है। तो लीनियर पोलराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आपको बताया और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी बताया। अब है जी सर्कुलर पोलराइजेशन। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो रोटेट करेगा सर्कुलर। अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करे सर्कुलर में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर नोट कर लें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करता है क्लॉकवाइज तो ये कहलाएगा राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज तो ये कहलाएगी लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन। बस ये दो बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके लिए डायग्राम देखें, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, यानी कि इस पाथ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब डिस्टेंस ये देखें, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलरली रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन के, ठीक है। मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये देखो ये वाई एक्सिस है ना, तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने स्टार्ट ली है, तो ये देखें विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है बेटे एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज की वजह से इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेटे यहां पे देखो लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन। अब इसको देखने के दो नजरिए, या तो आप इस साइड से व्यू करेंगे या फिर इस साइड से देखेंगे। हो सकता है अगर ऐसे देखें आपको सर्कुलर वाली फीलिंग ही नजर ना आए,
कि भाई फील ही नहीं हो रहा यार, सर्कल कैसे बन रहा है। जब आप इसको इस साइड से देखेंगे या फिर इस साइड से देखेंगे तब आपको सर्कल ही दिखेगा। यहां से फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखें। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर रहा है सर्कुलर, मतलब के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जिसकी वजह से मैंने ये सारे जो एरो शो कर रखे हैं ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है, जो शेडेड एरिया है। बस इतनी सी डायग्राम थी। अब इसमें अगली बात याद रखिएगा कि फेज डिफरेंस अब भी यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। जैसे पीछे बता के हूँ ई था, बी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और उसके फिर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन के भी वो क्या था, परपेंडिकुलर, जो आपके पास वेव थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस क्या रहेगा बेटे 90 डिग्री। ये आपसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है पेपर में। बस इतनी सी बात थी। अब किसी स्टूडेंट को अगर ये मसला आ रहा है कि सर जी एंटी क्लॉकवाइज वाला फील कैसे हो रहा है और क्लॉकवाइज वाले को ये जो आप नाम दे रहे हैं ये कैसे चेक करेंगे, तो ये जरा यहाँ पे देख लें। ये एंटी क्लॉकवाइज हम कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब इस साइड से हम व्यू कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से हम कह रहे हैं लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन, तो आप अपना बायां हाथ यूज करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो अगर जब उसको यूज करेंगे तो ये है आपके पास डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन वाली लाइन। तो इस लाइन पे आप क्या करेंगे, थंब सेट करेंगे। ये थंब सेट हो गया इस डायरेक्शन में। अब आप अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ कर्ल करवाएंगे। ये ना हो कि बाहर की तरफ कर्ल करने बैठ जाए, अंदर की तरफ कर्ल करवाएंगे। तो ये आपके पास देखें, ये इस तरह से देखें, नीचे से आया ऐसे ऊपर, ये देखें नीचे से आया ऐसे ऊपर, नीचे आया फिर ऊपर, नीचे आया फिर ऊपर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज की वजह से लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोजीशन आपको यहां से नजर आ रही है। तो इस तरह आप साबित भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हाँ, अगर आप इस साइड से व्यू कर रहे हैं तो फिर आप इसी चीज के अंदर रहते हुए क्या कहेंगे कि इसका उलट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए आप देखें राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन होगी, तो अपना आप दायां हाथ यूज करेंगे राइट हैंडेड। तो अभी भी देखो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन है, उसके अलोंग अपने थंब को सेट करोगे और ये आपके पास क्या हो जाएगी, एंटी अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। तो अब आप इस साइड से देख रहे होंगे, तो जब घड़ी इस तरफ होगी तो आप देख सकते हैं वो घड़ी की ही डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स आ रही हैं। हाँ, जब आप इस तरफ से देख रहे होंगे तो फिर आप अपना ये वाला हाथ यूज करेंगे इस तरह से। तो अब भी आप सामने घड़ी रख के देख सकते हैं, आप घड़ी के क्या होंगे, उलट होंगे। तो इस तरह से आप अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। अभी भी समझ नहीं आ रही तो फिर यहां से देख लें, ये देखें अभी ये डायरेक्शन कैसी आपको नजर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो घड़ी ऐसे चलती है ना बेटे, ये बल्कि यहां पे ये घड़ी मैंने सामने रख भी दी है, ठीक है। तो ये 12 1 2 घड़ी चलती है ऐसे। हमारी डायरेक्शन क्या है, देखें घड़ी के उलट एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से आपको नजर आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे नजर आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये देखें। अब मैं जब इसके नीचे वाली साइड से देखूंगा, अपना व्यू चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है। तो नीचे से जब मैं देखूंगा तो ये देखें मुझे अब नजर आ रही है क्लॉकवाइज। हालांकि ठहरा तो चीज तो वही ठहरी है, डायरेक्शन तो वही है, लेकिन पहले ऊपर से देख रहा था, अब नीचे से देख रहा हूं तो फर्क पड़ गया। ऊपर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां से देखें ये जो सीधी साइड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आ रही है ना। अब आपको इस साइड से देखना है, जब इस साइड से देखेंगे तो देखें है क्लॉकवाइज, ये देखो ये क्लॉकवाइज। घड़ी सामने रख लें यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या है 12, ये 1 2 3, घड़ी भी ऐसे चलती है, डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज। तो ये थी सारी चीज समझाने वाली, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, क्लियर। अब यहाँ पे एमसीक्यू बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पे देखें थर्ड टाइप हमारे पास है इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो इलिप्टिकल में छोटा सा डिफरेंस है, बस याद रखें, पहले लीनियर पोलराइजेशन फिर सर्कुलर पोलराइजेशन, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर पोलराइजेशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ट्रेसेस एंड इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेस करेंगे उसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन होगा लीनियर पोलराइजेशन का और सर्कुलर पोलराइजेशन का, ये कहलाता है इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको तैयार कीजिएगा, ये 2 नंबर में शॉर्ट में पूछी जा सकती है। अब डेट से उसके डायग्राम बना लेते हैं। तो देखें y एक्सिस, ये x एक्सिस। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि x एक्सिस इधर लें, आप इधर y भी ले सकते हैं, इधर आप x एक्सिस भी ले सकते हैं, या z ले लें, x ले लें, आपकी मर्जी होती है। ये आपको पीछे बता के हैं कि x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस, x इधर ले लें, y इधर ले लें, z इधर ले लें, या x इधर ले लें, y इधर ले लें, z इधर ले लें, ये आपकी मर्जी होती है। ये साइन कन्वेंशन होते हैं, आप खुद सेट करते हैं। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं, सही है। तो उसके लिए यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2, क्योंकि कॉम्बिनेशन आ गया ना। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा अलोंग x एक्सिस, एक होगा अलोंग y एक्सिस।
वही आप देख सकते हैं कि ये EX मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो y एक्सिस के अलॉन्ग है। इलिप्टिकल का मतलब है अंडा शेप, सर्कल ना हो, सर्कल से थोड़ी सी डिफरेंट, ठीक है। तो इलिप्टिकल शेप अंडे की जिस तरह शेप होती है, देख सकते अंडा बना हुआ है, इसको इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। क्लियर है जी। तो E के दो कंपोनेंट्स आ गए, EX एंड EY। अब यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डिस्टेंस देख सकते हो आप, ये वाला डिस्टेंस देखें A और ये वाला क्या आ जाएगा वर्टिकल B। तो दोनों क्या है, डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही असल बात है जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि भी इसमें और इसमें फर्क है, सर्कुलर में और इसमें इलिप्टिकल में। यही फर्क है कि सर्कुलर के अंदर देखो फील्ड जो है ना वो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि एक्स एक्सिस वाला फील्ड EX और y एक्सिस वाला फील्ड, यहां पे भी दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं ना EY, ये दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब ये लेंथ, ये साइज, ये दोनों में क्या है, सर्कल के अंदर दोनों का क्या है, बराबर। यानी कि इस केस में EX जो है वो EY के बराबर है। बात समझ रहे हो ना। लेकिन इलिप्टिकल के अंदर जब देखते हो तो डिस्टेंस का फर्क आ रहा है, लिहाजा जो EX है देखो ये बड़ा है और EY क्या है, छोटा है। ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। वो आप यहां से भी देख सकते हो। क्लियर है। तो इलिप्टिकल पाथ में क्या चीज डिफरेंट है बेटे, कि EX नॉट इक्वल टू EY, यहां पे मैग्नीट्यूड का फर्क है, जिसकी वजह से आपसे एमसीक्यू में पूछी जाएगी एक्सियल रेशो। एक्सियल रेशो क्या होती है, अगर वो सर्कुलर में पूछ ले एक्सियल रेशो तो बेटे आपको पता चल गया कि EX EY के बराबर होता है। तो हम यहां पे कह देंगे कि EX या EY डिवाइड बाय EX, ये है एक्सियल रेशो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। अब क्योंकि सर्कल में ये दोनों फील्ड बराबर होते हैं तो आपकी मर्जी यहां पे y लिखो या पहले x लिख लो, नीचे y लिख लो, क्योंकि दोनों हैं तो बराबर, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असल जो फार्मूला होता है ना वो ये होता है, मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय माइनर एक्सिस। एक्सियल रेशो का फार्मूला याद रखें, मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय माइनर एक्सिस। अब इस केस में क्योंकि दोनों बराबर हैं इसीलिए आपकी मर्जी है, चाहे EY ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो। तो यहां पे जो एक्सियल रेशो रहती है सर्कुलर पोलराइजेशन में वो क्या रहती है, 1 के इक्वल रहती है। जब दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सर्कुलर पोलराइजेशन में एक्सियल रेशो क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। हाँ, अब इसमें और उसमें फर्क है, वो यही फर्क था जो आपको बताया है कि इसमें दोनों कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड सेम होती है, इसमें सेम नहीं रहती, जिसकी वजह से हम कहते हैं को अपना एक्सियल रेशो जो होती है इस केस में वो क्या रहती है बेटे, वो ग्रेटर रहती है 1 से। तो हम कहते हैं मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय माइनर एक्सिस। तो यहां पे आपको कौन सा मेजर एक्सिस नजर आ रहा है, अगर ये लग रहा है तो इसको ऊपर लिख लें, अगर ये लग रहा है तो इसको ऊपर लिख लें, वो आपकी मर्जी है। तो मुझे जो फील हो रहा है वो हो रहा है EX ग्रेटर है, ठीक है। तो EX डिवाइड बाय EY या EY डिवाइड बाय EX भी कर सकते हैं, जो आपको बड़ा नजर आए वही ऊपर लिखना है, क्योंकि फार्मूला नहीं भूलना, मेजर एक्सिस डिवाइड बाय माइनर एक्सिस। तो ये क्या रहेगा बेटे, ग्रेटर देन 1। बस ये आपने एमसीक्यू याद रख लेना है और इस तरह से इन दोनों का डिफरेंस भी समझ लेना है। बस एक ही डिफरेंस था, ये वाला, ये वाला। ले जी, उसके बाद बुक के अंदर टॉपिक है 8.3। अब ये कोई नई चीज नहीं है, जो आपको स्टार्ट में पहले टॉपिक के अंदर चीज समझाई है ना, दोबारा बुक ने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हालांकि टॉपिक दोबारा देना यहाँ पे बनता नहीं था, उसी के अंदर ये हो जाता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आपने बेसिकली ये चेक करना है कि आपने लाइट की जो पोलराइजेशन उसकी प्रोडक्शन और उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो वो तरीका आपने यहाँ पे सीखना है। तो बेटा कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सबसे पहले पॉइंट सोर्स लेना है लाइट का, जिस तरह बल्ब हो गया, सन हो गया। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास बल्ब रोशन हो रहा है, तो उसकी जो लाइट की डायरेक्शन होगी वो हर तरफ होगी। तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस हमने यहाँ पे शो कर दी। तो ये जो बल्ब की लाइट है ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट बीम। अब ये जा रही है लाइट, लेकिन मैंने शुरू में बता दिया था कि भाई 2 एक्सिस शो कर दिया करें, बजाय इसके कि सारे एक्सिस शो करें, सिर्फ आपने यहाँ पे 2 एक्सिस ले लेने हैं। तो ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस। बस यही लाइट हम लेके चलते हैं। अभी भी ये लाइट क्या है, अनपोलराइज्ड। अब इसके आगे हमने यहाँ पे क्या करना है, कोई डाइकोरिक मटेरियल यूज कर देना है, या आप चाहें तो पोलराइजिंग फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बता दी है, वो पहला मेथड था ना। तो अब यहाँ पे डाइकोरिक मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, कोई सब्सटेंसेस। तो अब जब आप डाइकोरिक सब्सटेंसेस यूज करेंगे तो उसके अंदर ये मैंने यूज किया। अब इसके अंदर देखें जो एक्सिस है ना, ये वाला, ये मैं पीछे भी
बता के आऊं, जो एक्सिस है वो आपका क्या है, वर्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस। यहां पे लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, वाई एक्सिस। जब इसका एक्सिस वर्टिकल है तो जो आपके पास लाइट ऑफ बीम आ रही है जिसकी डायरेक्शन हर तरफ होगी, जब वो इसमें से पास करेगी इस मटेरियल में से, तो इसका एक्सिस तो है वर्टिकल, तो जो लाइट की डायरेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस होगी, वर्टिकल होगी, वो इसमें से पास कर जाएगी, बाकी सारियों को ये मटेरियल क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। अब देखें जो वर्टिकल लाइट की डायरेक्शन थी वो पास कर गई है, क्यों, क्योंकि इसका एक्सिस क्या है, वर्टिकल। क्लियर। उसके बाद इसी लाइट के आगे फिर हमने एक डाइक्रोटिक मटेरियल फिर से रख दी है, या आप चाहें तो पोलराइजिंग फिल्टर भी रख सकते हो, जो मेथड आप यूज करें उसी के मुताबिक आपने बात करनी है। यहां पे आपकी बुक ने यही वर्डिंग यूज किया है कि भाई हम कोई मटेरियल सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, तो अब वो डाइक्रोटिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। उसकी शीट भी यूज कर सकते हैं। फिर से हमने देखो उस शीट को कैसे रखा, वर्टिकल। अभी भी इसी तरह से हमने फिर से दोबारा रखा, जब दोबारा रखा अब भी इसका देखें एक्सिस क्या है, वर्टिकल। तो जब ये वर्टिकल, अब देखें ये लाइट क्या है, ये पोलराइज्ड हो चुकी है, ये अनपोलराइज्ड थी, इसमें से पास होने के बाद ये अब पोलराइज्ड हो चुकी है। अब इसी पोलराइज्ड लाइट के आगे फिर से हमने वर्टिकल मटेरियल प्लेस की है, प्लेन कह लें, ठीक है। तो अब दोबारा जब इसमें से ये पास करेगी तो ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, तो फिर से ये इसमें से पास कर जाएगी। पास करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, पोलराइज्ड लाइट है। बस ये बात उसने यहां पे समझाई है। लेकिन याद रखिएगा जब आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, तो जब आप डाइक्रोटिक मटेरियल की शीट लेते हैं या आप सन ग्लासेस यूज करते हैं, तो जैसे शीट लेंगे उसके ऊपर टॉर्च की लाइट डालेंगे तो आप देखेंगे पहले टॉर्च की लाइट ज्यादा है, लेकिन इस मटेरियल में से पास होने के बाद जो आपको लाइट नजर आएगी ना, उसके इंटेंसिटी लेवल कम हो चुका होगा। ये ना कहिएगा कि वो सारी की सारी हमें दोबारा वैसी नजर आए, नहीं 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 नहीं, नहीं। देखे ना उस डायरेक्शन में वो सेट होगी, बाकी तो सारी यहाँ पे ब्लॉक होगी, तो इंटेंसिटी लेवल क्या कम हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। ग्लासेस जब पहनते हैं ना तो आपको ठंडक इसीलिए फील होती है ना, उसका इंटेंसिटी लेवल कम हो जाता है लाइट का। तो ये लाइट की पोलराइजेशन आपने यहाँ पे समझ ली, और किस तरह से लाइट आपने डिटेक्ट की वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया। अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात समझिएगा, यहाँ से भी शॉर्ट और एमसीक्यू बन सकता है कि देखें वही चीज मैंने दोबारा ली है कि ये आपके पास कोई पॉइंट सोर्स होगा, उसमें आपने ये दो डायरेक्शन से ले लेनी है, लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइट जा रही है अनपोलराइज्ड। अब इसके आगे फिर से हमने यही मटेरियल प्लेस किया है, इसका भी एक्सिस क्या है, वर्टिकल। अब जब वर्टिकल एक्सिस है तो उसके अलोंग जो लाइट की डायरेक्शन होगी वो इसमें से पास कर जाएगी, जो बाकी होंगी वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी। इस मटेरियल की ये खासियत है कि ये बाकी सारियों को ब्लॉक कर लेगा, जो एक्सिस के अलोंग लाइट की डायरेक्शन होगी उसको ये पास होने देगा। तो वो पास होने दी, वो देखें वो लाइट ये आ गई है, तो ये क्या हो चुकी है, लाइट पोलराइज्ड। अब इस पोलराइज्ड लाइट के आगे फिर से हमने वो मटेरियल या सब्सटेंस यूज किया डाइक्रोटिक। अब जब वो हमने मटेरियल प्लेस किया ना, तो उसको देखें वर्टिकल नहीं प्लेस किया बल्कि उसको हॉरिजॉन्टल प्लेस किया। अब उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया है। जब आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, अब इसका मतलब इसका एक्सिस ऐसे बन रहे हैं, ऐसे। तो अब जब ये पोलराइज्ड लाइट जो कि एक डायरेक्शन में आ चुकी है, जब इस मटेरियल में से पास करेगी तो इस मटेरियल का एक्सिस तो है ऐसे, और लाइट देखें वर्टिकल पे है, तो वो मटेरियल भी इस लाइट को क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। ये ना सोचिएगा ये लाइट तो हो चुकी थी पोलराइज्ड, तो इसको तो इसमें से पास हो जाना चाहिए, ना 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 ना। मटेरियल देखो कैसे रखा हुआ है, आगे जो मटेरियल रखा है वो हमने इस तरह से, आप देखें दूसरी बारी जब हमने यूज किया तो वो वहां पे वर्टिकल नहीं रखा बल्कि उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसके उलट कर दी है। अब इसका एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस बन रहा है, और लाइट की अगर आप डायरेक्शन देखें तो वो तो है अलोंग द वाई एक्सिस, तो वो मटेरियल इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर लेगा। जब ब्लॉक करेगा तो इससे आगे आपको यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिल रही, तो इसलिए लिखा है नो लाइट। सही है जी। तो इस तरह से ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपने बस याद रखना है कि जिस तरह से वर्टिकल प्लेन को प्लेस किया गया, अगर उस एक्सिस की डायरेक्शन के अलोंग लाइट की डायरेक्शन पास करेगी तो वो हो जाएगी, अगर नहीं है उसकी डायरेक्शन में तो वो सारे क्या कर लेगा, मटेरियल ब्लॉक कर लेगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे डायग्राम से सीखा, देखा कि किस तरह से आपने लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट को या ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज्ड बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप थ्योरी इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई शॉर्ट लॉन्ग नहीं आएगा। हाँ एमसीक्यू आ सकते हैं, और बाकी आपको चीज़ समझाई जा रही है, इधर से कोई ज़्यादा शॉर्ट आने के या लॉन्ग आने के चांसेस नहीं है। तो ये थ्योरी जो लिखी हुई है ना, ये जो मैंने बोला है ना, सारे का सारा वही लिखा हुआ है। आप अपनी वर्डिंग में लिख दें, आपकी मर्जी, यहाँ से रट्टा लगा लें, आपकी मर्जी। चीज़ जो असल समझाने वाली थी वो हमने आपको समझा दी है। लो जी, यहाँ तक ये आप देख लें एक नज़र। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे पूछ ले या कमेंट करके पहले अपना
क्वेश्चन क्लियर कर ले, फिर उसके बाद आगे वीडियो को प्ले करें। अब जी टॉपिक नंबर 8.4 पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, लाइट की पोलराइजेशन आप समझ चुके हैं, प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको 100% क्लियर करवा चुके हैं, वही सारी चीजें रहेंगी, थोड़ा बहुत बस चेंज आता जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब देखें मेथड हम यूज करेंगे रिफ्लेक्शन। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे ब्रिस्टल्स लॉ और यहाँ पे होगा लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक नंबर 8.5 मेलस लॉ। ठीक है, टॉपिक आपके 100% आपको तैयार करवा देंगे, कवर हो जाएंगे, बस शर्त यह है कि मेरी बातें गौर से सुने, समझे और चीजें साथ साथ नोट करते जाए। मसला तब आता है जब आप थोड़ा बहुत टॉपिक देखते हैं, उसके बाद भागने वाली करते हैं, फिर बाद में आपका या तो एमसीक्यू रह जाता है या कहीं ना कहीं आपका कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आप मिस कर बैठते हैं। इसलिए कहता हूँ वीडियो कंप्लीट देखा करें, जब आपका फिजिक्स पढ़ने का मूड हो ना, तब आप इस चैनल पर आया करें, तब सिर्फ एक टॉपिक आप अच्छे से गौर से पूरी तवज्जो से सुने समझें। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको खुद ही लगेगा और आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि हमारा टॉपिक 100% हमें तैयार हो गया, कवर हो गया, फिर कोई भी चीज आपकी रह नहीं जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से अपनी बुक सामने रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर जी बुक से जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं ना वो भी निशान लगवा दिया करें, तो उनके लिए कह रहा हूं कि बुक सामने रख लीजिएगा। कुछ चीजें आपको बुक से भी मार्क करवाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं समझने वाली होती हैं वो मैं सारी बोर्ड पे मेंशन कर देता हूं, वही आप समझ लें तो आपका टॉपिक कवर हो जाता है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि बार बार सर जी बुक से भी निशान लगवाया करें, उनके लिए कह रहा हूं कि बुक सामने जरूर रख लीजिएगा। ठीक है जी, तो ले जी, लाइट की पोलराइजेशन आप समझ चुके हैं, रिफ्लेक्शन का भी आपको कांसेप्ट क्लियर है, क्योंकि 10th में भी पढ़ के आ रहे हैं, और जब मैं रिपल टैंक का टॉपिक प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा रहा था तब भी आपको रिफ्लेक्शन समझा चुका हूं। अब डायरेक्ट हम डायग्राम से इसका स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास 2 मीडियम्स यूज हो रहे हैं, मीडियम 1 जो कि है एयर, यहाँ पे सारी एयर है। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 से उसको शो कर रहे हैं। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ये आप क्लास 10th के एक छोटे से टेबल में याद कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है जी ग्लास मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम शो कर रहे हैं N2 से, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बेटे 1.52। ये भी वैसे मैंने नहीं बताना था, मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। चलें जी, अब डेयर स्टूडेंट्स हम क्या करना चाह रहे हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज, लेकिन मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो यहां से फिर देखिएगा, ये हमारे पास एयर मीडियम से ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें आप देख सकते हैं लाइट की डायरेक्शन हर तरफ है। तो ये आपके पास इंसिडेंट लाइट आई, यानी कि अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट आ रही है, किसी न किसी एंगल पे आ रही होगी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट आप आई कह सकते हो। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे आई यहां पे क्या करेगी, फॉल करेगी। यहां पे फॉल करने के बाद, हिट करने के बाद इसका कुछ हिस्सा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड लाइट और ये हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्लियर है यहां तक। उसके बाद इस प्लेन के जो ये आपको परपेंडिकुलर लाइन नजर आ रही है, इसको कहते हैं नॉर्मल, क्योंकि यहां पे देखें इसका एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक। और याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो जो N2 है ना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो ग्रेटर होता है एयर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्लियर, चलें जी, अब मेरी बात अगली तवज्जो से, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से आप फोकस्ड होकर चीजें जहन में रखते जाएं, टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब डियर जब ये अनपोलराइज्ड लाइट आके ना किसी एंगल पे यहां पे आके हिट करेगी, तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जो लाइट का पार्ट रिफ्रैक्ट होगा ना, तो उसे हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड लाइट, वो अनपोलराइज्ड रहेगी, वो पोलराइज नहीं होगी, वो अनपोलराइज्ड रहेगी। अब बच्चे कुछ सोचते रहे होंगे कि यार डायग्राम में तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक डायरेक्शन है, तो ये तो पोलराइज की होती है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डॉट ऊपर बनाए गए हैं ना, उन डॉट्स का मतलब यही है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ना, वो इस पाथ के अलोंग है। ये देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन इसी के अलोंग होगी। आप बनाना चाहते हैं तो आप बना भी सकते हैं इस तरह से, ये ऐसे। अब देखो डिफरेंट डायरेक्शन आ गई ना, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट होगी। फिर से कह रहा हूं, इसको नोट कर लें कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो अनपोलराइज्ड होगी। हाँ, जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ है वो इस टाइम आप देख रहे हैं कि वही फील हो रहा होगा कि यार देखें डॉट का मतलब वही है कि इस डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन के अलोंग डायरेक्शन है, और एक डायरेक्शन ये आ गई, तो ये भी अनपोलराइज्ड है। नहीं, इसमें याद रखिएगा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये पार्शियली पोलराइज्ड होगी। ये क्या होगी, पार्शियली। अभी बुक में देखेंगे तो वहां लिखा होगा कंप्लीटली प्लेन पोलराइज, अभी वो भी समझाऊंगा। अभी जिस तरह मैं बता रहा हूं वैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें याद रखें। तो पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है ना, पोलराइज्ड लाइट।
उसमें वजह बता देता हूं। देखें ज्यादातर जो है ना वो इस डायरेक्शन ऑफ दी प्रोपेगेशन के अलोंग आ रही है डायरेक्शन। ये डॉट देखें कितने हैं 1 2 3 4 5, सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं। और इधर देखें 1 2 3, तो इसका मतलब इसी वजह से हम कह रहे हैं कि पार्शियली पोलराइज्ड। बात समझ आ गई। पार्शियली अनपोलराइज भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप पार्शियली पोलराइज ही कहें ना। अनपोलराइज तब वर्ड यूज करते हैं जब अनपोलराइज हो, लेकिन जब थोड़ा बहुत हो गया तो फिर उसको पार्शियली पोलराइज कहेंगे। यहां तक ये चीज क्लियर होगी। दो चीजें मैंने आपको कवर करा दी। अब आ जाते हैं तीसरी चीज की तरफ कि हम तो चाह रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट की रे है ना ये प्लेन पोलराइज हो जाए, कंप्लीटली तौर पर पोलराइज हो जाए। वो कैसे होगा? उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमें ना यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। यानी कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है ना उसको आप यहां से डिफरेंट एंगल से ना यहां पे फॉल करवाएं। जब एक ऐसा वक्त है कि खास एंगल पे आप उसको फॉल करवाएं, अब वो खास एंगल कितना होता है वो भी बताता हूं। उस खास एंगल पे आप फॉल करवाएं कि जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट हो उसके बीच एंगल क्या बन रहा हो 90 डिग्री। तो उस टाइम जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ना वो आपके पास प्लेन पोलराइज बन जाएगी। बस ये एक छोटी सी चीज थी जो आपने याद रखनी, इस पूरे टॉपिक पे भारी है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें, कोई एक खास ऐसा एंगल आए जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच एंगल क्या बन रहा हो 90 डिग्री, या कह लें कि परपेंडिकुलर कंडीशन पे वो जो खास एंगल होगा उस कंडीशन पे आपके पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये क्या हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड। बस ये एक छोटी सी बात आपने याद रखनी थी। अब वो खास एंगल क्या है भाई? किस एंगल पे आप यहां पे ऑर्डिनरी लाइट को या इंसिडेंट रे को फॉल करवाएं जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच एंगल 90 डिग्री बन जाए। तो वो एंगल आपकी बुक बता रही है कि द मोस्ट सूटेबल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज अबाउट 57 डिग्री। ये नोट कर लें बेटे, एमसीक्यू में पूछ सकता है वो। मैंने यहां लिख भी दिया है कि ये बात वो एमसीक्यू में पूछ सकता है। फॉर द ग्लास फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, यानी कि जब आप ऑर्डिनरी लाइट को 57 डिग्री इस खास एंगल पे फॉल करवाएं तो फिर उस टाइम बेटे, और ये ग्लास के लिए यूज कर रहे हैं, उस टाइम रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड। तो जब आप इस एंगल पे ऑर्डिनरी लाइट को फॉल करवाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। जब एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा तो फिर उस टाइम ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये कंप्लीटली तौर पे क्या हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड। ये बात आपको बुक में नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस टॉपिक को कवर करना है। बस टॉपिक खत्म हो गया है, यही एक चीज आपको समझाने वाली थी। ठीक है ना। तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम कह रहे हैं थीटा पी, मतलब पोलराइजिंग एंगल, तो वो यही तो है 57 डिग्री। अब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा बराबर, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए ये बात आपने याद रखी हुई है कि भी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हम क्या कह देंगे थीटा पी, मतलब पोलराइजिंग एंगल। क्लियर, क्योंकि ये अब प्लेन पोलराइज हो चुकी है लाइट की रे। उसके बाद ये जो एंगल है थीटा आर, इसको हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी कि जिस एंगल पे लाइट का कुछ हिस्सा कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ है उसकी वजह से उसको कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। लो जी, डायग्राम सारी मैंने आपको समझा दी है। अब ये जो बात आपने लिखी है ना, इसको आप अपने अल्फाज में इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही एक कंडीशन है बस। व्हेन रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे देन रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड। ये बुक की लाइन है कि जब रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर हो टू द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जब रिफ्रैक्टेड रे के क्या हो परपेंडिकुलर, तब आपके पास रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज। तो तब आपके पास रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो क्या हो जाती है प्लेन पोलराइज हो जाती है। क्लियर जी, टॉपिक खत्म। अब एक छोटा सा नोट जो कि एमसीक्यू के लिए आप याद रखेंगे कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो डिग्री है रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज लाइट की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बेटे किस पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। यही आपका खास एंगल आया है तो फिर इन दोनों के बीच एंगल 90 बनना है, तो उसकी वजह से प्लेन पोलराइज हुई है ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो फिर इस चीज का आपने आंसर क्या देना है यहाँ पे कि डिग्री ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लो जी, बस इतनी बातें आपने याद रखनी थी, टॉपिक आपका कवर हो गया। बस इसके अलावा कुछ नहीं तैयार करने की जरूरत। अब मैं जरा बुक से आपको बता देता हूं कि इसमें क्या कुछ बताया गया है।
जो चीज़ें याद रखने वाली है ना वो सिर्फ इतनी है बस, ये नोट कर लिया तो बुक से देखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखें यहाँ पे वो एंगल बताया गया है, पेज नंबर 171 पे आ जाए, और उसके नीचे जो सारी थ्योरी की लाइंस है ना ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दी हैं। उसके बाद अगर पीछे देखें ना स्टार्ट में तो एक छोटा सा MCQ है कि इन 1808 मेलस डिस्कवर्ड दैट पोलराइज्ड लाइट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑर्डिनरी लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। ये जो शुरू में बात बताई है, ठीक है, तो ये बेसिकली मेलस लॉ बता रहे हैं आपको कि इस एंगल पे अगर आप इस ग्लास मीडियम पे रे को फॉल कराएंगे तो उसकी वजह से जो है ना रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच एंगल 90 डिग्री बनेगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट की रे होती है ये क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, तो ये बात अब कौन कर रहा है, मेलस लॉ। भाई मेलस लॉ क्या है फिर वो आपको यहाँ पे समझा देंगे, तो इस लाइन को जरूर मार्क कर लीजिएगा MCQ के लिए, लेकिन ये मेलस लॉ क्या कहता है वो सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आ जाएं आगे। आ गया जी हमारे पास ब्रिस्टल्स लॉ। अब जिन स्टूडेंट्स को ना ये वाली स्टेटमेंट तैयार हो गई है तो ये टॉपिक हो गया खत्म, क्योंकि यही जो स्टेटमेंट है ना यही ब्रिस्टल लॉ की स्टेटमेंट है। ब्रिस्टल लॉ क्या कहता है, कहता है इफ द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट इज ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड, वो प्लेन पोलराइज्ड तकरीबन तब हो जाती है जब क्या, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स आर एट राइट एंगल। तो यही बात तो है कि जब रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे देन रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड। तो यही स्टेटमेंट लिख दो, ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ब्रिस्टल लॉ की यही स्टेटमेंट है, बस यहां देखो जरा वर्डिंग डिफरेंट अंदाज में बयान की जा रही है, बात वही है। बात समझ आ गई ना, तो स्टेटमेंट में तो कोई मसला नहीं है ना, समझ आ गई स्टेटमेंट। तो इसमें मैंने आपको एंगल भी बता देना, देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो, थीटा पी के इक्वल, यानी कि पोलराइजिंग एंगल। और वो आप चाहे ये वाला मेंशन करें या फिर इसी को भी कह सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन में ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस ये है बेसिकली ब्रिस्टल लॉ की स्टेटमेंट। चाहे ये वर्डिंग लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, आपकी मर्जी है, वर्डिंग अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो। लो जी अब अगली बात करता हूं, अगर बुक से देखना चाहोगे तो यहां पे देख सकते हो, कहता है पर्टिकुलर एंगल, कोई खास एंगल, वो खास एंगल कौन सा है पूछ सकता है ना, तो वो है 57 डिग्री। अच्छा जी, उसके बाद कहता है ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, वो आपको बता दी है, व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजिंग प्लेन। अच्छा जी, आगे कहता है लेट अ बीम ऑफ अनपोलर, अब यहां से स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये देखो, इफ द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट इज ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम आर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो ये देख रहे हो 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा जी, एंगल्स टू ईच अदर द पोलराइजिंग एंगल I इज इक्वल टू थीटा पी। अब उसकी वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकालेगा कि वो जो आपके पास tan थीटा है वो उस पोलराइजिंग एंगल के इक्वल है कि नहीं है, या जिसके हम ब्रिस्टल एंगल भी उसको कह सकते हैं, तो वो देखते हैं। ले जी मैथमेटिकल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले यहां पे देखें, इन दो एंगल्स को अगर हम ऐड अप करें, थीटा पी और थीटा आर, तो ये किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। भाई इन दोनों को ऐड करोगे तो वो इसके इक्वल आएगा ना, तो फिर यहां पे लिख लेते हैं थीटा पी पोलराइजिंग एंगल प्लस रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू बेटे क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम थीटा आर निकालते हैं, तो थीटा आर अपनी जगह पे रहेगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 90 माइनस थीटा पी। लो जी ये रिफ्रैक्टेड एंगल आ गया, क्लियर। अब हम यूज करेंगे यहां पे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आप 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो आपके पास क्या था जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर, तो n1 साइन यूज करते हैं ना, साइन, और यहां पे एंगल आप I यूज कर लें, या I की जगह देखें थीटा पी भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा पी इज इक्वल टू, उसके बाद बेटे दूसरा मीडियम कौन सा है, n2, सेकंड मीडियम आ गया ग्लास, और इसके साथ बेटे साइन थीटा, तो थीटा देखें यहां पे क्या है, थीटा आर रिफ्रैक्टेड, तो ये आ जाएगा थीटा आर। ले जी ये पहली इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्लियर। अब आप देखें n1 साइन थीटा पी इज इक्वल टू, ये आ गया n2 साइन थीटा आर यहां से निकाल चुके हैं, 90 माइनस थीटा पी। लो जी क्लियर है यहां तक। अब बेटे सॉरी भाई, अब बेटे आप यहां से n1 साइन थीटा पी इज इक्वल टू n2,
अच्छा ये ना यहाँ पे आप डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने मैथ मेरे से समझा हुआ है ना उनको तो यहाँ पे याद आ गया कि देखो इस 90 के साथ यहाँ पे क्या है 1, तो ये 90 का मल्टीपल बन गया ना ऑटोमेटिकली। तो 1 क्या है ऑड नंबर, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका मैथ में ये यूज कर चुके हैं, मैथ वाले बच्चों को पता होगा, फट से वो समझ जाएंगे, जिनको मैथ नहीं आता तो वो जरा मैथ समझ भी ले। दूसरा भी बताऊंगा मेडिकल वालों के लिए। अब 90 का मल्टीपल बन रहा है ना, तो 90 के साथ क्या है 1 क्या है ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर हो तो बाहर वाला फंक्शन क्या हो जाता है चेंज, तो साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस। आगे देखो एंगल क्या है थीटा पी, तो वही यहां पे यूज कर देंगे थीटा पी। अब देखा जाता है कि इसके साथ साइन क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके लिए आपको निशानी याद कराई हुई है कि इस तरह से प्लेन बना लेंगे। ऑड नंबर हो तो y के अलोंग चलते हैं, और अगर x अगर इवन नंबर हो तो फिर x के अलोंग चलते हैं। ये निशानी भी याद कराई हुई है, मैथ वाले बच्चों के लिए भी बता रहा हूं। तो अब ऑड नंबर है तो यहां से स्टार्ट लेंगे, 1 यहां पे होगा। अब 1 के बाद देखो आगे साइन कौन सा है माइनस, अगर साइन माइनस हो नेगेटिव हो तो हम पीछे आते हैं, अगर प्लस होता तो हम आगे जाते। अब माइनस है तो हम जाएंगे पीछे, और पीछे जाएंगे तो ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो चाहे कॉज हो वो क्या होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा प्लस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई साइन यूज नहीं किया क्योंकि प्लस आना है। ये था एक मेथड, सही है जी। दूसरा मेथड समझे, दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे ना फार्मूला यूज करें। अब ये भी मैथमेटिकल फार्मूला है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ये फार्मूला लगाएंगे, याद रखेंगे कैसे कि साइन 90 माइनस थीटा पी, इसको अल्फा मानो इसको बीटा मानो। ये वैसे 10th में आप पढ़ चुके हैं, 9th में, 9th में तो पक्का पढ़ चुके हैं ना ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर। तो साइन अल्फा कितना है 90, साइन अल्फा कोस बीटा बीटा कितना है थीटा पी, सही है। साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। लो जी ये फार्मूला आपने याद रखना है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस है तो माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब बेटे देखें साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 को कोस थीटा पी से मल्टीप्लाई तो ये आएगा कोस थीटा पी, और इधर देखें कोस 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा तो -0। तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया कोस थीटा पी। लो जी वही चीज आ गई ना कोस थीटा पी। तो चाहे इस तरह से करो चाहे जैसे मैंने पहले बताया है वैसे तैयार कर लो, ये आपकी मर्जी है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, इसी तरह से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो पता चल गया ना। अब बेटे हम यहां से क्या करते हैं, ये जी साइन थीटा पी, ये cos थीटा उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू n2 अपनी जगह पे, ये n1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब साइन ओवर cos क्या होता है tan थीटा, थीटा क्या है थीटा p, इज इक्वल टू ये आ जाएगा n2 ओवर n1। लो जी ये आपके पास tan थीटा आ गया, यही चीज हमें चाहिए थी। अब ये पोलराइजिंग एंगल है ना, तो जब आप यहां पे देखें एयर n1 एयर मीडियम, तो अगर मैं यहां पे n1 इज इक्वल टू क्या लेता हूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो यहां पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा tan थीटा p इज इक्वल टू n2 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास tan थीटा है एंगल वो बेसिकली क्या है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आ गया। यही तो वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो चुकी है प्लेन पोलराइज्ड। बात समझ आई, यही चीज बेसिकली हमने प्रूफ करनी थी। तो इसका मतलब फिर यहां पे ये जो थीटा पी है इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये तो इसका मतलब वो एंगल आ गया ब्रिस्टल एंगल। तो फिर इसी थीटा पी को हम क्या कह सकते हैं बेटे थीटा बी भी कह सकते हैं। थीटा बी मतलब ब्रिस्टल एंगल, क्योंकि यही तो ब्रिस्टल लॉ की स्टेटमेंट है। तो इसमें जो एंगल यूज हो रहा है वो यही है, और इस एंगल को हम ब्रिस्टल एंगल कह सकते हैं। तो फिर इस थीटा पी की जगह हम क्या यूज कर देंगे tan थीटा बी ब्रिस्टल एंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n2। अब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसके साथ 2 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, सिर्फ आप n भी लिख सकते हैं। लो जी ये चीज भी आप बुक के अंदर देखें, लास्ट पैराग्राफ का लास्ट पॉइंट यही है। इस तरह से ये ब्रिस्टल लॉ भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। कोई था मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं आपको बुक से बताता हूं। ये देखें यहां तक ये सारा मैथमेटिकल स्टेप हो गया,
ठीक। इसके बाद आप नीचे देखें, दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रिस्टर लॉ। यही जो इक्वेशन आई है ये आपके पास ब्रिस्टर लॉ की इक्वेशन है। उसके बाद आगे कहते हैं इन दिस इक्वेशन n1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 इफ द मीडियम 1 इज एयर। अगर वो एयर है देन इक्वेशन बिकम्स देन tan थीटा p इज इक्वल टू n बिकॉज n1 इज इक्वल टू 1। यानी कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम ले रहे हैं 1, जो के 1 यहां पुट करेंगे तो n2 और 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, तो वो बन जाएगा tan थीटा p इज इक्वल टू n2 को आप सिंपल n भी कह सकते हो। और यही बात उसने आखिरी में लिख दी है, यहां पे देखिएगा, ये यहां से कहता है इन ब्रिस्टर लॉ द एंगल थीटा p फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब ये ब्रिस्टर लॉ की स्टेटमेंट की बात कर रहा है, स्टेटमेंट की बात कर रहा है इसी की। जब ये कहता है एंगल 90 डिग्री बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बिटवीन एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो आगे कहता है इज आल्सो कॉल्ड द ब्रिस्टर एंगल। तो फिर ये जो एंगल होगा खास, वो एंगल क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ब्रिस्टर एंगल। उसी एंगल पे जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना है? 90 डिग्री बना है। तो फिर उसको थीटा बी कह देंगे, देन tan थीटा बी इज इक्वल टू n होल्ड। तो फिर ये वाली चीज क्या करती है? होल्ड करती है। लो जी, टॉपिक खत्म हो गया। कोई चीज छोड़ नहीं रहा मैं, सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें बेटे सारी आपकी इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अब जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक 8.5 मेलिस लॉ। तो सबसे पहले मेलिस लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं बेटे। मेलिस लॉ स्टेट्स दैट इंटेंसिटी आई ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एन एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन एंगल थीटा बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द एनालाइजर एंड पोलराइजर। क्या मतलब? सारी स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं बेटे? अभी स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगी, पहले इसको जरा डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है? एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपने किस तरह से लाइट को पोलराइज किया था, वो तरीका अगर आपको पता है ना, वहीं से इसको जरा समझने की कोशिश करें। ये देखें, हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन हर तरफ जा रही है, लाइट की डायरेक्शन हर तरफ है, तो इसको क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसके आगे हमने यहां पे प्लेस कर रखा है फर्स्ट पोलराइड। तो फर्स्ट पोलराइड को ना हम पोलराइजर कहते हैं और सेकंड पोलराइड को ना हम एनालाइजर कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो स्टेटमेंट के अंदर वर्डिंग यूज कर रहे हैं ना, वो एनालाइजर एंड पोलराइजर की कर रहे हैं। तो इसको पहले समझ लें, फर्स्ट पोलराइड को हम कहेंगे पोलराइजर और सेकंड पोलराइड को हम कहेंगे एनालाइजर। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इसमें से पास करेगी, देखो फर्स्ट पोलराइड जो प्लेस किया हुआ है उसका एक्सिस देखें क्या है? वर्टिकल। बात गौर से सुनिएगा, ये चीज समझ आएगी तो वहां पे पता चलेगा, ठीक है? तो वर्टिकल एक्सिस है, तो जब अनपोलराइज इसमें से लाइट पास करेगी तो जिसकी डायरेक्शन वर्टिकल है वो हिस्सा इसमें से पास कर जाएगा, बाकी हर तरफ वाली डायरेक्शन को ये क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। तो अब ये देखें, वर्टिकल एक्सिस की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन यहां से पास कर देगी, तो ये आपके पास क्या आ गई? पोलराइज लाइट। इसकी मान लो इंटेंसिटी क्या है? I। अब इसके आगे हमने एक सेकंड पोलराइड प्लेस कर रखा है, उसका एक्सिस भी क्या है? वर्टिकल। तो अब ये पोलराइज लाइट जब इसमें से पास करेगी तो देखें वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन है वो इसमें से पास कर जाएगी। जब कर जाएगी तो इस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी उसको हम कह देते हैं, वो क्या है? I नॉट। ठीक है जी। अब ये I नॉट के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बिटवीन एंगल देखें, ये भी वर्टिकल एक्सिस, ये भी वर्टिकल एक्सिस। तो अगर दो लाइंस इस तरह से हों तो ये क्या है? पैरेलल। तो इसका मतलब पैरेलल में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो जब इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा तब I जो है वो क्या? I नॉट के इक्वल होगा। तो यहां पे I क्या है बेटे? I नॉट के इक्वल है। मतलब कि जो फर्स्ट पोलराइड में से लाइट पास कर रही है उसकी इंटेंसिटी जो सेकंड पोलराइड में से लाइट पास कर रही है उसकी इंटेंसिटी के क्या है? इक्वल है। तो बेसिकली मेलिस लॉ के अंदर भी हम यही इंटेंसिटी का रिलेशन डिस्कस करेंगे। ये हमें बेसिकली इंटेंसिटी के बिटवीन रिलेशनशिप के बारे में मेलिस लॉ इंफॉर्मेशन देता है। मैं प्रॉपर अभी स्टेटमेंट बना दूंगा, ठीक है ना? अब आपको आधा पता चल चुका है कि मेलिस लॉ है क्या भला। अब जरा अगली बात गौर से सुनिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है, एंड पे वैसे दिया हुआ है थ्योरी के अंदर, लेकिन मैं निशान लगवा दूंगा बुक से, लेकिन समझना आपने ऐसे ही है, सिर्फ थ्योरी की लाइन को रट्टा नहीं लगाना, समझना भी है। ये मैं एंड पे बताऊंगा कि ये देखो ये एमसीक्यू आपकी बुक में दिया हुआ है। लें जी अगली बात करते हैं। फिर से ऑर्डिनरी लाइट ली, अनपोलराइज्ड लाइट, फर्स्ट पोलराइड प्लेस किया, उसका एक्सिस देखें वर्टिकल है, तो वर्टिकल डायरेक्शन वाली को ये पास होने देगा, बाकियों को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। अब यहां पे इसकी इंटेंसिटी क्या है? हमारे पास I। अब आगे हमने ना इसके आगे यहां पे देखो सेकंड पोलराइड प्लेस कर रखा है, उसका एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल।
गौर करना है, गौर करना है, ये चीजें समझने वाली हैं। इसका एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो जब इसकी डायरेक्शन देखो ये है वर्टिकल, तो ये लाइट जब इसमें से पास करेगी तो ये क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन होती तो पास हो जाती, लेकिन ये तो है वर्टिकल, तो ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, तो आगे आपको लाइट मिलेगी नहीं। तो हम कह देते हैं कि उस लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, I नॉट इज इक्वल टू 0। यही होगा ना बेटे, सही है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सेकंड पोलराइड को आप ऐसे भी बना सकते हो। यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा ना, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो अगर एक वर्टिकल लाइन है दूसरी हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस को साथ देख लें, तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो फिर यहां से आपको पता चल गया कि जब एंगल क्या हो बेटे, 90 डिग्री, तब आपके पास I नॉट क्या है, 0। तो एंगल को चेंज करने से इंटेंसिटी पे फर्क पड़ रहा है, ये बात हमें यहां से पता चली है। तो अब 0 भी हो गया, 90 भी हो गया, अब कोई एक खास एंगल थीटा की बात कर लेते हैं। तो यहीं से आपकी बुक की डायग्राम स्टार्ट हो रही है कि किसी खास एंगल थीटा में हमने इंसिडेंट ऑफ रे को पास करवाना है। तो ये देखें बेटे, अनपोलराइज्ड लाइट लेंगे, अब जरा डायग्राम समझ लीजिएगा, बस होने वाला टॉपिक। अनपोलराइज्ड लाइट ली, देख सकते हो हर तरफ है लाइट की डायरेक्शन, इसके आगे हमने पोलराइजर प्लेस कर दिया, मतलब कि फर्स्ट पोलराइड हमने यहां पे प्लेस कर दिया, उसका एक्सिस क्या है, वर्टिकल। अब ये लाइट जब इसमें से पास करेगी तो जिस लाइट के हिस्से की डायरेक्शन वर्टिकल है वो इसमें से पास कर जाएगा, बाकी सारे उनका कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो ये लाइट क्या आ गई, पोलराइज लाइट आ गई। अब इसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको मान लो कि इंटेंसिटी क्या है, I। वही चीजें जो अभी यहां पे बताई हैं, इसके आगे हमने यहां पे प्लेस कर दिए एनालाइजर, यानी कि सेकंड पोलराइड। अब इसके एक्सिस पे गौर करो, अंदर देखो, अंदर 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 देखो, एक्सिस जो है ना वो किसी खास एंगल थीटा पे है, ध्यान में रखिएगा, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। अब जब ये लाइट इसमें से पास करेगी तो होना तो ये चाहिए कि ये उसको क्या करे, ब्लॉक कर दे, क्योंकि इस जैसी डायरेक्शन तो नहीं है, ये तो है बिल्कुल वर्टिकल सीधी, तो इसको ये ब्लॉक कर दे, आगे लाइट मिले ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा इस केस में। क्या होगा कि ये वाला एनालाइजर इसको क्या कर देगा, अगर ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे हुर हुर हुर, तो ये उसको ऐसे कर देगा, ऐसे पुर, 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 ऐसे करेगा। क्यों? हमारे लिए तो ये ठीक है कि इसको ब्लॉक करे, लेकिन ये एनालाइजर इसको क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ये देखो आगे मिल रहा है ना, ये वाला, यही चीज ऐसे होके आगे मिल रही है आपको किसी खास एंगल थीटा पे, देख रहे हैं ना, ये खास एंगल थीटा बन रहा है। तो भाई इसके अंदर फिर क्या लगा हुआ है कि इसने उसको ब्लॉक करने की बजाय इसी को ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे करके आगे लाइट को भेज रहा है किसी खास एंगल थीटा पे, थीटा पे, थीटा पे। तो इसके अंदर फिर क्या लगा हुआ है ऐसा, इसका मतलब कुछ खास चीज इसके अंदर लगी हुई है। ये अगले टॉपिक में बताया गया है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि हमारे पास कोई एक ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल है जो कि बेसिकली इसको क्या कर रहा है, किसी खास एंगल पे ऐसे बेंड कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अभी आप सिर्फ ये मान लें, आगे बताता हूं कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन अभी ये मान लें कि भाई इसको क्या कर देगा, ऐसे कर देगा, तो यहां पे खास एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसका मतलब ये भी आपको लाइट मिल रही है, तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, I नॉट। तो बेसिकली यहां पे जो इंटेंसिटी मिली है ना, उसका हमने यहां पे रिलेशन निकालना है। अब वो सिंपल I नॉट नहीं है, बल्कि वो आपके पास क्या है, वो है I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। तो इसका मतलब ये I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये है बेसिकली इंटेंसिटी के बिटवीन रिलेशन। तो अब बेटे जो मेलस लॉ है ना, वो बेसिकली रिलेशनशिप देता है किसके बिटवीन, रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन देता है, ये भी कह सकते हैं, बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन द पोलराइजर, या कह ले ऑन द फर्स्ट पोलराइड, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो कि क्या कर रही है बेटे, आपको यहां पे मिल रही है ना, ऑब्टेन आफ्टर पासिंग थ्रू द सेकंड पोलराइड। तो ये जो इंटेंसिटी का रिलेशन है ना बिटवीन द इंसिडेंट लाइट ऑन द फर्स्ट पोलराइड एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑब्टेन आफ्टर पासिंग थ्रू द सेकंड पोलराइड, यही कहलाता है मेलस लॉ। ये कितना आसान मैंने आपको समझा दिया। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द इंटेंसिटी। तो बेटे उसी चीज को फिर मैथमेटिकली यहां पे हम प्रूफ करेंगे कि मतलब ये जो इंटेंसिटी इसकी आई है वो है I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आ गई है, होना तो ये चाहिए कि अगर इसकी इंटेंसिटी आई है, आई है, आई है, आई है, आई है, जब ये वाला इसको क्या कर रहा है ऐसे फुर, 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 तो
तो वो बननी चाहिए आई नॉट कॉस थीटा, आई नॉट कॉस थीटा, आई नॉट कॉस थीटा, आई नॉट कॉस थीटा। तो ये आई नॉट कॉस स्क्वायर क्यों आ जाता है, ये है असल सवाल। तो स्क्वायर क्यों आता है, इस चीज को भी यहां पे समझिएगा। रिलेशन तो आप याद रख लेंगे, लेकिन पता भी हो भाई स्क्वायर क्यों आया है, होना तो ये चाहिए आई नॉट कॉस थीटा, आई नॉट कॉस थीटा। स्क्वायर कैसे आया है, तो बेटे सबसे पहले ना इस इंटेंसिटी का आप एम्पलीट्यूड देखें, और आपको ये बात पता है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। ये बात 10th में आप पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। वही बात मैंने यहां पे लिखी है, आई इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर आप कांस्टेंट यूज कर लें के, तो आई इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। अब के की वैल्यू मान लो 1 है, तो फिर आई आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बात जरा गौर से सुने, जब ये आपको लाइट की इंटेंसिटी मिल रही है, उसी चीज को ना जो बुक बयान कर रही है, वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन जो बुक बयान कर रही है ना वो इस तरह से कर रही है कि देखो जो आपके पास ये लाइट की इंटेंसिटी आई है, ये उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए नॉट, ठीक है। अब इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये तो पता है ना बेटे। तो एक कंपोनेंट आ गया ये, एक कंपोनेंट आ गया ये, दोनों कंपोनेंट्स के बीच एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब कंपोनेंट्स हमने ठीक ड्रा किए हुए हैं। तो इस कंपोनेंट का नाम होगा ए नॉट साइन थीटा, क्योंकि इस वेक्टर का नाम क्या है, ए नॉट। तो ये होगा ए नॉट साइन थीटा और ये होगा ए नॉट कॉस थीटा। अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये ए नॉट साइन थीटा है, क्योंकि यहां पे देखो ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा। ये था ना ऐसे, ये देखो ये ऐसे था, क्या हो गया, इसमें से पास होने के बाद ऐसे, तो ये देखो ऐसे हो गया, बात समझ रहे हो। तो यहां एंगल क्या बन रहा है, ये वाला थीटा, ये आ गया। अब थीटा के सामने क्या होता है, साइन, तो ये बन गया ए नॉट साइन थीटा। तो चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात तो एक ही है, सही है ना। तो इसीलिए ये ए नॉट साइन थीटा और ये क्या होगा, ए नॉट कॉस थीटा। क्लियर है बेटे। अब हमारे लिए जो यूजफुल कंपोनेंट है ना वो है ए कॉस थीटा, ए नॉट कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये चीज आपको मिल रही है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ब्लॉक। आप चाहे तो जिस तरह बुक ने यहां पे ड्रा किया हुआ है ना, ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, ये ऐसे। अब यहां पे ये आपके पास खास एंगल क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, वही चीज उन्होंने बाहर निकाल दी है। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा, ब्लॉक, और ये वाला जो है ना ये आपको मिलेगा आगे। ये देखें ये वाला कंपोनेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बात समझें, ये वाला कंपोनेंट आपको यहां पे मिल गया है। तो इस तरह से ये ए नॉट कॉस थीटा हमारे लिए यूजफुल है। तो फिर ए किसके इक्वल आ गया, ए नॉट कॉस थीटा। तो ए एम्पलीट्यूड जो होगा वो किसके इक्वल आ गया, जो कि हमें मिल रहा है वो है ए नॉट कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं, अल्फाज पे तवज्जो देनी है। तो यहीं से फिर आप स्टार्टअप लेंगे। तो अब देखें बेटे ये मैंने लिखा जी आपके पास I इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक। तो मैं इक्वेशन यहां पे यूज कर लेता हूं, a इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा, इसी को ले I इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो मैंने साइड पे निकाला है अभी समझाया है। तो I इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द स्क्वायर के क्या है, इक्वल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। अब बेटे इसमें पुटिंग कर दें, I इज इक्वल टू, भाई a की जगह क्या लिखूं, ए नॉट कॉस थीटा, तो ए नॉट कॉस थीटा, सही है। तो इस सारे के ऊपर देखो क्या है, स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर। I इज इक्वल टू ए नॉट का स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये आ गया I इज इक्वल टू, भाई इधर देखें अगर a स्क्वायर है तो वो है I के इक्वल। तो अगर मैं यहां पे नॉट लगा दूं, बल्कि इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूं मिक्सअप ना हो जाए, यहां पे अगर ये है I इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्वल, ये कि जो कि यहां पे देख रहे हो, तो अगर मैं इधर नॉट लगा दूं तो इधर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो फिर ए नॉट स्क्वायर की जगह आई नॉट लिख सकता हूं। तो इधर देखो ये आपके पास ए नॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, आई नॉट, ये आ गया आई नॉट, और आगे आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे आएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो इसका मतलब जो हमने यहां पे इंटेंसिटी की बात की थी ना वो बिल्कुल ठीक है, उसमें स्क्वायर आता है कॉस के ऊपर। कैसे पता चला, ये मैथमेटिकल आपको प्रूफ मिल गया, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो इंटेंसिटी जो होती है वो बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के, जिसकी वजह से हमने यहां पे देखा क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आता है। इसीलिए यहां पे जो इंटेंसिटी होगी इसकी वो क्या होगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह आपने प्रूफ करना है। लेकिन बुक के स्टार्ट में देखें तो उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन भी दी है कि आई जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
कॉस स्क्वायर थीटा के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर उन्होंने कांस्टेंट यूज कर दिया, इक्वालिटी का साइन, और कांस्टेंट यूज किया आई नॉट, और आगे क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से वही चीज जाती है, ये देखो। लेकिन समझ होनी चाहिए कि भाई ये कॉस स्क्वायर थीटा क्यों आया है, कॉस थीटा क्यों नहीं आ सकता। उसके लिए आपको ये एम्पलीट्यूड की समझ होनी चाहिए। यहां से स्टार्टअप लेंगे, I इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, फिर इसी जगह को यूज करते हुए A इज इक्वल टू A नॉट कॉस थीटा जो कंपोनेंट यूज हो रहा है उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर दोनों पे अलग अलग लेंगे, तो A नॉट स्क्वायर हमें यहां से पता चल गया कि अगर I A स्क्वायर के बराबर है तो यहां पे भी नॉट लगा दो, यहां पे भी नॉट लगा दो, जो कि मैक्सिमम को शो कर रहा है। तो अब जहां A नॉट स्क्वायर होगा वहां I नॉट लिख देंगे। तो ये देखो वही इक्वेशन बन गई जो बुक के अंदर स्टार्ट में दी गई है। टॉपिक आपका ये खत्म हो चुका है बस। तो बेसिकली इंटेंसिटी के बिटवीन ये देखो रिलेशन आ गया ना। ये इंटेंसिटी कौन सी है, जो इस पोलराइजर से पास करने के बाद लाइट आपको मिल रही है उसकी इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी कौन सी है, जो एनालाइजर से पास करने के बाद लाइट की इंटेंसिटी है। तो उनके बिटवीन ये रिलेशनशिप आ गया। तो इसी रिलेशनशिप की जो इंफॉर्मेशन है ना, इंटेंसिटी के बिटवीन जो रिलेशनशिप है, यही आपको मेलस लॉ बताता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका एंड हो जाता है। लास्ट में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एमसीक्यू, वो याद रख लेने हैं, वो आप बुक से देखेंगे, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। अच्छा, अब बच्चे कुछ पूछ रहे होंगे सर जी थ्योरी कहाँ से तैयार करनी है, बस यही याद रख लें भाई, थ्योरी भी आपने तैयार करनी है, वो मैं यहाँ पे आपको निशान लगवा देता हूँ। पहले ही आप स्टेटमेंट तैयार करेंगे यहाँ तक, अगर शॉर्ट आ जाता है तो बस सिर्फ ये, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्ट हो जाएगा। लॉन्ग आ जाता है तो फिर डायग्राम जरूर बनाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और ये मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। उसके बाद ये वाली थ्योरी लिखेंगे। मैं 2 पैराग्राफ आपको बता रहा हूँ, यहाँ से इसको जरा अंडरलाइन कर लें बेटे। अच्छा, जो स्टेटमेंट है ना, वो चाहे आप ये वाली लिखें शुरू वाली, चाहे ये लिख लें। एक्चुअली मेलस लॉ गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट पोलराइड एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्टेन आफ्टर पासिंग थ्रू द सेकंड पोलराइड। तो वही रिलेशन तो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड अपना सेकंड पैराग्राफ पे, यहाँ पे ये वाली लाइन आपने याद रख लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली हम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, कि इसके अंदर क्या चीज लगी हुई है जिसने इसको चेंज कर दिया, एंगल को तब्दील कर दिया है। तो उसके लिए यहाँ पे बुक की एग्जांपल दे रही है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये लास्ट 2 पैराग्राफ आप लाजमी लिखेंगे। थ्योरी में अगर लॉन्ग आ जाता है तो ये वाले 2 पैराग्राफ और ये वाली डायग्राम भी बनाएंगे। ये 2 पैराग्राफ लाजमी लिख लीजिएगा थ्योरी के, बाकी थ्योरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये इक्वेशन आ गई, A इज इक्वल टू A नॉट कॉस थीटा, कैसे यूज किया वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। उसके बाद आगे आएंगे तो ये मैथमेटिकल प्रूफ मिल गया आपको, जो कि मैंने यहाँ पे करवा दिया है। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के लिए 2 पॉइंट्स देखें। जब थीटा 0 होता है तो I नॉट के बराबर होता है। अब ये पता कैसे चलेगा, वो चीज मैंने ये समझा रखी है, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखोगे, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो I क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब I नॉट की वैल्यू 0 है तो I इज इक्वल टू I नॉट की जगह 0, तो I भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने यहाँ पे समझा दिया है, तो समझ होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से आप मार्क कर लेंगे। इस तरह से यहाँ तक टॉपिक खत्म हो जाता है। अब अगली बात कि सर जी इसने इसका एंगल चेंज क्यों किया है, तो इसके अंदर ना बेसिकली क्या लगा हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल। वो क्या करता है, उसकी ये एबिलिटी है कि वो इसका एंगल क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर थोड़ी सी भी थिकनेस है ना उस मटेरियल की, फ्यू मिलीमीटर्स में भी उसकी थिकनेस है, तो वो इसको मैनी एंगल्स में या मैनी डिग्री ऑफ एंगल्स में चेंज कर सकता है। तो वो इसको चेंज कर देगा। ये उस मटेरियल की एबिलिटी है। उसी एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। वो ही आपका टॉपिक है। नेक्स्ट ये देखें, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आप क्या याद रखेंगे, इसकी डेफिनेशन लाजमी याद रख लीजिएगा, यहीं से मैं बता रहा हूं। इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। ये देखो, ऑर्डिनरी लाइट आई, आगे एक आपके पास क्या लिखा हुआ है, पोलराइजिंग फिल्टर, जिसका एक्सिस क्या है, वर्टिकल। ये दोबारा यार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज समझ है पड़ी आपको, सिर्फ बुक से ही देख ले। तो अब जो वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन होगी वो इसमें से पास कर देगी लाइट, बाकी सारी को ये ब्लॉक कर देगा फिल्टर। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपको लाइट मिल रही है, पोलराइज लाइट। अब इसके आगे यहाँ पे देखो, ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल यूज किया गया है। अब ये मटेरियल क्या करेगा, इसके एंगल को चेंज कर देगा। आगे देख रहे हैं ना, यहां पे देखो, इस मटेरियल में से जब ये लाइट पास करेगी तो आगे देखो ये एंगल चेंज हो गया, लाइट का
ऐसे थी फिर ऐसे होगी, फिर ये देखो। तो ये जो एबिलिटी है ना इस मटेरियल की, यानी कि सब्सटेंस की, वो एबिलिटी जो कि इस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो कि इसमें से पास कर रही है उसको क्या कर देती है, रोटेट कर देती है। तो वही एबिलिटी क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। यही डेफिनेशन यहां तक ये देखो ये लिखी हुई है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गई यहां से। अब उसके बाद वो कहता है मैनी क्रिस्टल्स एंड सॉल्यूशंस रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू देम, सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। वो मटेरियल जो इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इसी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, देखो खास एंगल थीटा पे। वो मटेरियल कौन से हैं उसके लिए उसने यहां पे एग्जांपल्स के तौर पे कुछ मटेरियल शो कर दी, ये आपने नाम याद रख लेने, एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, उसके बाद सिन्नाबार है, यानी कि ये बेसिकली दारचीनी को कहते हैं, उसका फार्मूला भी याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। शुगर वाटर है, इंसुलिन है, और उसके बाद क्या है, कोलेजन। द अमाउंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये जो डायरेक्शन है ना इसकी, जो रोटेट कर रहा है ये बेसिकली, यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो रोटेट कर गई है इसमें से पास होने के बाद, वो रोटेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, ये शॉर्ट में आ सकता है। तो यहां पे आप निशान लगा लें, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग लगा लें, तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आप कहेंगे द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर 1 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड करती है, नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस पे डिपेंड करती है, कि मतलब उस सब्सटेंसेस का अमाउंट कितना वहां पे ऐड किया जा रहा है, उसकी क्वांटिटी। थर्ड नंबर पे क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट ट्रेवल्स थ्रू इट, कि वो जो इसके अंदर वो लाइट ट्रैवल कर रही है उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। उसके बाद नंबर 4 पे क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा, उस पे भी डिपेंड करती है। तो जो 4 फैक्टर्स हैं शॉर्ट और एमसीक्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे हेडिंग लगा लीजिएगा। आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने शुरू में वहां पे बता दी है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी अकर्स, देखें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अकर्स ड्यू टू द एसिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंसेस। भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी किस वजह से अकर हुई है, तो वो आपने यहां पे निशानी याद रख लेनी है कि ड्यू टू द एसिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंसेस, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एसिमेट्रिक शेप की वजह से वो अकर हुई है। आगे कहते हैं सच एज बीइंग अ हेलिकॉल, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मार्क कर लें बुक के ऊपर, पूछ सकता है कि उसकी शेप कैसी है, तो आप कहेंगे सच एज हेलिकॉल। हेलिकॉल इस तरह से होता है, ये आपके पास हेलिकॉल की निशानी है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आखिरी लाइन, अ फ्यू मिलीमीटर्स थिकनेस ऑफ सच क्रिस्टल्स विल रोटेट द प्लेन, अगर उस क्रिस्टल की बहुत थोड़ी अ फ्यू मिलीमीटर भी थिकनेस है तो वो इसको क्या कर देगी, रोटेट कर देगी, और वो मैनी डिग्रीज पे रोटेट कर सकती है। यहां तक बस इसको याद रखेंगे। लो जी, ये टॉपिक भी आपका यहां तक एंड हो जाता है। अब चाहे तो इसका एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें, सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन।